प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बाद सबका ध्यान वॉर पे चला गया है, पर असल गेम तो ट्रेड पे हो रही है। देश की इकोनॉमी, और मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करता हूं, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक जनरेशन, ट्रेड विद अदर नेशंस, यही तो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती टैरिफ से लेके जो उसके बाद वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को कैप्चर करने तक गया, सबकी जड़ बिजनेस और ट्रेड है। और ट्रेड को लेके दो तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक डील जो इंडिया की 2007 से नेगोशिएट हो रही थी पर कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, 2013 में अबैंडन हो गई थी, 2022 में दोबारा से शुरू हुई, फिर अड़ गई थी, उस डील को कंप्लीट होने लगी है। और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के शब्द सुनिए, फिर मैं उमेश जी के पास आऊंगा और सारी बात करूंगा। Europe wants to do business, and right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world. मदर ऑफ ऑल डील्स। और यूरोपियन ओवर स्टेटमेंट के लिए जाने नहीं जाते। यूएस में तो लोग ओवर स्टेटमेंट करते हैं, वो तो मेजर्ड बोलने जाते हैं। तो ये क्या उमेश जी होने जा रही है मदर ऑफ ऑल डील्स, इसके क्या पॉइंट और एक ऑर्डिनरी इंडियन को कैसे अफेक्ट करेगा? और आप बता रहे थे कुछ और भी बहुत सारी डील्स हो रही हैं, तो आप पिछले पूरे साल का जो ट्रेड वॉर पे और वॉर पे फोकस है, तो ये क्या इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किस तरह मैनेज कर रही है बिहाइंड द सीन्स, थोड़ा बताइए। जय सिया राम ईश्वरन जी। जय श्री राम जी। देखिए सर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत और ईयू के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है, इसको मदर ऑफ ट्रेड डील्स बोला जा रहा है। पर इससे पहले भी आप देखिए कि एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है 2024 में, जिसको ऑपरेशनलाइज हुआ लास्ट ईयर, जिसमें ये जो 4 कंट्रीज है उसके अंदर जो नॉर्डिक कंट्रीज भी है उसमें कुछ, फिर लिechtenstein, आइसलैंड है, उन्होंने भारत के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है एंड टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स। उसके अलावा भारत जो है ईएयू जो रशियन ब्लॉक है, जिसके अंदर जो कजाकिस्तान, आर्मीनिया और बाकी सब कंट्रीज है, 5 कंट्रीज है, उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चालू हो चुकी है। अब यूरोपियन यूनियन जो है उसको समझ में आ गया है कि उसकी इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में जा चुकी है, और उस रिसेशन से उबरने के लिए वो भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी, जो वो 2007 से एक तरह से चालू हो गई थी और 2013 में इसको रद्द कर दिया गया, कुछ भी डिफरेंसेस हो गए थे। सडनली हमने देखा कि 2022 से वापस ये एग्रीमेंट चालू हुआ नेगोशिएशन स्टेज पे, और जिसका जो जनवरी 27, 2026 है, उसमें जो उर्सुला वॉन डर लेyen है वो भारत आएगी एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे, वहां पर वो साइन करने वाली है। और सिर्फ ये ट्रेड डील नहीं होने वाला है, इसके साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप होने वाली है, और इसका ऐलान किया ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है काजा कलास ने एक तरह से डिक्लेयर किया है। इसमें उन्होंने बोला है कि भारत के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर रहे हैं, ऊपर से हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं, और फ्री मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाई स्किल प्रोफेशनल। देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत का सबसे बड़ा एसेट जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, और अमेरिका ने पिछले 1 साल 2 साल में हमारे H1B वीजा होल्डर्स और हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया है।
अब ईयू को समझ में आ गया कि भारत का जो मार्केट है वहां पर लोगों को हायर एजुकेशन के लिए वो वेस्ट में जाते हैं। जो अमेरिका एक प्रिफर्ड एजुकेशन डिस्कशन डेस्टिनेशन रहा है, उसके अंदर लास्ट ईयर रिपोर्ट आई है कि 75% ड्रॉप इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो चुका है। तो ये मार्केट एक तरह से ईयू कैप्चर करना चाहता है। और सेकेंड, हमारे H1B वीजा होल्डर्स को यूएस में रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जबकि ईयू जो है हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए रेड कारपेट वेलकम करता जा रहा है। इससे भारत जो है इंटरनेशनल स्टेज पे देखिए भारत की मांग बढ़ती जा रही है। और भारत जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और भारत के साथ समझौता करके ईयू की इकोनॉमी के लिए एक संजीवनी बूटी है। दिस इज द लाइफलाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये देख लीजिए। उमेश जी, मैं इसमें दो बातों पे आना चाहता हूँ, फिर मैं डिटेल्स की स्पेसिफिक पे आऊंगा। आपने पहले कहा एक EFTA हुआ है जिसमें देखिए डायरेक्ट बेनिफिट भारत को 100 बिलियन की कमिटमेंट कर रहे हैं, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो एक डायरेक्ट जॉब क्रिएशन कर रहा है जिसपे उनका टारगेट है 1 मिलियन जॉब्स। क्योंकि हम वन ऑफ दोज यूनिक कंट्री, मैं चाइना को नहीं मानता इसमें, जिसके अंदर मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है और यंग आर विलिंग टू वर्क एंड दे कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टर जॉब टू द हाईएस्ट जॉब CEOs हैं वर्ल्ड कंपनीज के। तो ये जो EFTA और उसके बाद अब EU है, इसमें आपने जो पहलू किया कि स्टूडेंट्स और लेबर, आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि इंडिया के लिए जहाँ के अब्रॉड, जहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रेट है, जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ पे कुछ थ्रेट्स कि सीरिया से वो भेज देगा और या वहां से आ जाएंगे, पर वो असिमिलेशन नहीं हो पाई। बीच में एक न्यूज आई थी कि इजराइल भी मंगवा रहा है कि इंडियन वहां पे, क्योंकि इजराइल इज नॉट हैप्पी कि गाजा से जो लोग काम करने आते थे और पूरा वो अक्टूबर में हुआ। तो इंडियन, बिकॉज ऑफ आर सांस्कृतिक रीजंस वेयर वी हैव नॉट कॉज ट्रबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है टेररिज्म का, तो पर वैसे भी ट्रबल का नहीं है, एसिमिलिएशन। क्योंकि अब ये देश बहुत कुछ देख रहे हैं, मेरे दिमाग में जो आता है, इजराइल देख रहा है कि जो अगर वहां पे काम करने आ रहे हैं, पैसे ज्यादा हैं बट असिमिलिएट हो पाए या ट्रबल ना करें। यूरोप के लिए भी सेम चीज है, असिमिलिएट हो पाए, ट्रबल ना करें। तो आप इसका इंडिया, यंग इंडियंस के लिए जॉब मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखते हैं, थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। आपने ये डेटा बरोबर बताया कि 67% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। और पिछले दिनों ताइवान ने चालू की थी कि उन्होंने पहले इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात की थी। जापान भी भारत के 50,000 स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने को तैयार हो चुका है। इसराइल भारत के अराउंड 1 लाख प्रोफेशनल्स या जो ब्लू कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व है, उनको बुलाकर दोनों को भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करने के लिए रेडी हो चुका है। रशिया इज इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉइंग 1 मिलियन पीपल, 10 लाख इंडियन पीपल इन आर्टिक। आप सोचिए, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट खुल रहा है, भारत को जो रशिया है नॉर्दर्न सी रूट में एक्सेस दे रहा है, उसमें भी भारत को 10 मिलियन जो 1 मिलियन जो इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स है, उनको आर्टिक में काम करने के लिए बुलाने के लिए रेडी हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इवन इन अमेरिका हमारी जो इंडियंस की पॉपुलेशन है, इट इज 1.5% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, और हम वहां पर 6% टैक्स भरते हैं। तो सबको मालूम है इंडियंस आर कंप्लायंट पॉपुलेशन। कहीं पे जाके वो शरिया डिमांड नहीं करेंगे, गेटोज नहीं बनाएंगे और टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऊपर से वी आर पीस लविंग सोसाइटी एंड वी असिमिलेट इन अदर कल्चर्स। और एक तरह से हम वहाँ के कल्चर को अपनाते भी हैं और हमारा जो बेसिक ट्रेडिशनल कल्चर है उसके ऊपर भी हम एक तरह से उसके ऊपर भी कायम रहते हैं। दिस इज द रीजन यूरोपियन यूनियन को समझ में आ गया है कि भारत के साथ अच्छे संबंध करने की जरूरत है। क्योंकि ईयू आज की डेट में जो अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस जो होते हैं, जो सीरिया मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, उन्होंने यूरोप के अंदर एक तरह से दहशत मचा के रखी है। डेमोग्राफिक चेंजेस कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो चुका है। वहां पर ग्रूमिंग गैंग्स की जो बेसिकली पाकिस्तान के जो ग्रूमिंग गैंग्स है, पाकिस्तान सिटीजन बेस्ड ग्रूमिंग गैंग्स है, वहां पर रेप्स कर रहे हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि यूके की जैसी कंट्री में
वहां पर आप अगर आपने इसके बारे में कुछ बोलते हैं तो आपको कंडोन किया जाता है। ये एक तरह से बहुत बड़ी विडंबना है। ईयू को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जो दशा है उसको दिशा कौन देगा, और भारत से वो एक तरह से उम्मीद बैठाए रख चुका है। और भारत के साथ इसके लिए वो भारत के जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, उनको एम्प्लॉय करने के लिए रेडी बैठा है, रेड कारपेट देने के लिए बैठा है। देखिए, मैं सोचता हूँ महेश जी कई बार थोड़ा सा मैं इकोनॉमी पे और मैं एक्चुअली अब डिफेंस पे आना चाहता हूँ जो आपने यू का पैट किया, पर एक दिमाग में थॉट आया कि 100 साल नेशन की लाइफ में कितना बड़ा टाइम होता है। यूनाइटेड किंगडम 1925 में सन नेवर यूज टू सेट ऑन द एम्पायर था, और 2025 में वहाँ पे ग्रूमिंग गैंग्स ने क्या क्या किया है, वहाँ की जो मूल निवासी हैं उनकी बच्चियों के साथ किस तरह के 10-10 लोग और केसेस चल रहे हैं, और अगर आप उसके बारे में बोलो तो आप पे ही कार्रवाई कर देते हैं वो। तो मतलब 100 साल में जो पूरे वर्ल्ड पे राज करता था, शायद करम जितना उन्होंने तबाही गंद मचाया वो अब उनके ही लोग झेल रहे हैं लंदन के अंदर। और ये सिर्फ इकोनॉमिक माइग्रेशन ढंग से ना हो या पॉलिसीज ढंग से ना हो का इम्पैक्ट है। और इसी के बाद अब उनको लग रहा है क्योंकि भारत से कोई जाके वहां पे शरिया चाहिए, लॉ अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, ऐसी चीज में कभी नहीं आता। और आप बीबीसी भी नोट कीजिए, जब वो ग्रूमिंग गैंग की बात करते हैं हमेशा एशियन कहते हैं, कंट्री नहीं आइडेंटिफाई करते। बरोबर, आपने बरोबर बोला है। और ऊपर से आप ये भी देखिए कि लंदन के अंदर 32 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर 16 डिस्ट्रिक्ट्स बैंकरप्ट हो चुकी है। वो डिस्ट्रिक्ट की जो बिल्डिंग्स है उसको बेच के अपना जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है चालू कर रही है। और ये भी देखिए कि कर्मा स्ट्राइक्स बैक, एंड जो ब्रिटेन एक टाइम पे जिसको बोला जाता है कि भारत से उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की थी, आज उसकी इकोनॉमी एक तरह से स्टैंड स्टिल पे है, आईसीयू पे आ चुकी है। और की स्टार्मर भी भारत आके गए थे और भारत के साथ प्लीड किया कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जल्दी साइन कर लीजिए। तो भारत ने उनके साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। तो सब लोग जो है, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, दे आर कमिंग टू इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंट्रीज है, जो ईयू कंट्रीज भारत को ताने मारती थी कि हम रशियन वॉर को फंड कर रहे हैं, अब वो भारत के साथ मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेंगे, को प्रोडक्शन करने वाले हैं, को डेवलपमेंट करने वाले हैं। और ये भी देखिए कि अभी आज स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर वो भारत आए हुए हैं। उन्होंने भारत का जो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है उसमें ज्वाइन करने वाले हैं, और वो भी डिफेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि आपकी इकोनॉमिक पावर की कोई महत्व नहीं है अगर आपके पास डिफेंस की शक्ति ना है। जो यूरोपियन यूनियन है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पीस लविंग हो चुका था, उन्होंने अपनी डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 155 जो शेल्स थे उसकी भी प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भारत से इंपोर्ट किया था। आज जो जर्मन के जो टैंक्स है उसके अंदर भी 155 शेल्स भारत से आ रहे हैं। अब यूयू को समझ में आ गया कि उनको खुद की एक आर्मी रखने की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रांस अटलांटिक फ्रेमवर्क है वो एक तरह से खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेलिंग इट्स आर्म्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो क्लियर कट बोल दिया है, आपको यूक्रेन वॉर फंड करना है तो आराम से करिए, आप वेपन्स मुझसे ले लीजिए, आप उनको फ्री में दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। ईयू को समझ में आ गया है कि उनका ये जो वेलफेयर मॉडल है जिसमें वो हाई वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है। और अब ईयू भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप की बात कर रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक तरह से ग्रो हो रहा है। और अभी भारत के जो डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं वो 40 to 50% सस्ते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबको मालूम पड़ गया इट इज रिलायबल, रिसोर्सफुल एंड डिपेंडेबल एज वेल। हमारी देख लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल्स है जिन्होंने नूर खान एयरबेस को टारगेट किया, वहां पर जो मिनिएचराइज्ड अमेरिकन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी इंक्वायरी आई है कि भारत को ताइवान से भी इंक्वायरी आई है कि आप हमें दे दीजिए। अब
यूएई के भी जो प्रेसिडेंट है वो भारत आए हुए थे, वो भी भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। और वो भी बोल रहे हैं कि आप हमको आप भारत की न्यूक्लियर अम्ब्रेला में ले लो, हमारे साथ एंका के डेवलपमेंट के ऊपर भी शायद बातचीत हो गई है। ब्रह्मोस और आकाश तो वो ले ही लेंगे इन ड्यू कोर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज है, दे आर साइनिंग डिफेंस एग्रीमेंट्स विद इंडिया, पैक्ट्स हो रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी चालू हो रही है। इसराइल के साथ हमने 78,400 करोड़ का हमने मिसाइल्स के और ड्रोन्स के एग्रीमेंट किए हैं। वो भी, उनकी भी जो फैक्ट्री है वो भारत में लग रही है। सोचिए, रशिया, इसराइल, ईयू, फिर बाद में यूएई, और ये भी ये देखिए पिछले 10 दिन पहले जापान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे। उनके भी एक ही चीज था, वो भी डिफेंस पार्टनरशिप चाहते हैं। जो जापान के पास जो डिफेंस टेक है वो भारत के साथ शेयर करने को रेडी है, और भारत के साथ को प्रोड्यूस और को डेवलप, ये दोनों करने के लिए रेडी है। आप इसमें समझ लीजिए कि अमेरिकन एलाई है जापान। सबसे बड़ी बात ये है, वो क्वाड का मेंबर भी है। दिस इज अ इसराइल मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इसराइल इसराइल कर रहा है इसराइल, भारत। हाँ, इसराइल भी देखिए। नहीं अमेश जी, ये ना यही बातें करनी जरूरी हैं, क्योंकि क्या है कि ये बातें कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि कितना आपने जो शब्द यूज किया उसका इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ये एक जेनरेशनल शिफ्ट है। मैं तो बोलूंगा ये तो सेंचुरीज के जनरेशन से भी आगे है। ये वो वाला शिफ्ट हो रहा है जहां भारत, जिसके मुझे लगता है एक जहर भरा गया है हमारे नसों के अंदर कि भैया हम तो नॉन वायलेंट लोग हैं, हम तो नॉन वायलेंट लोग हैं। मुझे इससे टॉक्सिक कोई चीज नहीं है आपकी नस में अगर भर दी जाए, क्योंकि अगर आप अपना डिफेंस नहीं करने को रेडी हैं, और कनाडा के जो पीएम की स्पीच है वो बिल्कुल सही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि भैया अगर आप टेबल पे नहीं है तो आप मील हैं, या तो आप टेबल पे फैसला कर रहे हैं या आप मेन्यू पे हैं, लोग आपको खाएंगे। और ये तो हमारा हिस्ट्री रही है कि जब आपके पास शक्ति नहीं है आप वो हैं। नॉन वायलेंस बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा व्यक्ति आता है आपको उठा के आपके ऊपर राज करके चला जाता है। तो ये जो डिफेंस के अंदर चेंजेस आ रही हैं ये डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ रही हैं डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। पर इसके जो सब टेक्स्ट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया कि यूरोप की प्रायोरिटी चेंज हुई। उसको रियलाइज हुआ कि उसको ट्रेड डील्स भी चाहिए, उसको डिफेंस डील्स भी चाहिए, क्योंकि अब जो मर्जी समझौता हो जाए यूएस और यूरोप के बीच में, कह रहे हैं ग्रीनलैंड पे कुछ हो गया है, थोड़ा सा एरिया देंगे, ये देंगे वो देंगे, बट यूरोपियन लीडरशिप को और सिटीजनरी को पता है कि कभी भी यूएस अब कुछ भी कर सकता है, तो उनको अपनी कुछ लाइन ऑफ डिफेंस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डीमिलिटराइज्ड हो चुके थे एक तरह से। तो उसमें डिफेंस में और इकोनॉमी में आप इंडिया का कितना बड़ा रोल देखते हैं? उनकी जरूरत है बट इसमें इंडिया का भी भला है, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है। तो उसमें डिफेंस के अंदर क्या आप देखते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रीली होगी, रफाल डील हो रही है, जर्मन सबमरीन डील हो रही है, जापान का आपने दिया, तो ये क्या आप देखते हैं अगले 10 साल में डिफेंस पर्सपेक्टिव से भारत किस लेवल पे आपको दिखेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें दूसरे नेशंस अपनी डिफेंस नीड्स के लिए भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेंगे, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट करने वाले हैं। और जब इतने सारे नेशंस भारत के अंदर अपनी डिफेंस प्लांट्स लगाएंगे, तो सिर्फ ये डिफेंस प्लांट्स नहीं होगा, एंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी आ जाएगा, जिसमें क्लासिफाइड इंटेलिजेंट शेयरिंग वो भी होने वाला है। अब अगर भारत बिकम्स द सप्लायर ऑफ डिफेंस सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो भारत एक तरह से इंसुलेट हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। पाकिस्तान और चाइना जो कलेक्टिवली मिलके भारत के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, वो भी जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये देखिए इश्करत जी, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन डिफेंस फर्म्स है, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, उन्होंने भी भारत के अंदर जो है डिफेंस प्रोडक्शन चालू कर दिया है। भारत की कंपनी जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, उनके साथ करार कर रहे हैं। रफाल जो है वो यहाँ पर उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के पास उन्होंने लैंड किया है। साफरान के इंजन के लिए हैदराबाद के अंदर काम चालू हो चुका है। जर्मनी जो है, जो हमारे को AIP सिस्टम्स वो देने वाला है,
सबमरीन के लिए, न्यूक्लियर सबमरीन। हमारी जो स्टेट कंपनी है मैसकॉन डॉक्स, उसके साथ वो बना रहा है सबमरीन्स। तो ये सब चीज बताया जा रहा है कि भारत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है वो बहुत कारगर साबित हो रहा है, जिसमें भारत पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले वी वर द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। अभी हम डिफेंस इंपोर्ट तो जरूर कर रहे हैं। सबसे शर्मनाक ये आंकड़ा है, सबसे शर्मनाक आंकड़ा। एक ये आंकड़ा, सॉरी मैं आपको बीच में कर रहा हूं, क्योंकि सोचिए जो देश के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंपनीज के हेड्स हैं, वो डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है। मतलब इससे शर्मनाक आंकड़ा ये, और एक दूसरा जो हम चाइना से पता नहीं किस बेसिक लेवल का सामान इंपोर्ट करते हैं। ये दो आंकड़े मुझे बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत शर्मनाक आंकड़े हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही। 50% हम चाइना से, 50 बिलियन तक तो हम चाइना से वो चीजें कर रहे हैं मैन्युफैक्चर जो आज से 200 साल पहले भी कोई बना सकता था। नहीं, बरोबर बात है, पर अब भारत के अंदर देखिए, भारत इंपोर्ट तो अभी कर रहा है, पर साथ में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर प्लांट्स लगा रहा है, और फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट भी करेंगे हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद। आप ये देखिए कि ब्रह्मोस मॉडल से लोगों ने समझ गया है कि भारत में कोलैबोरेशन विद इंडिया इज ऑलवेज सक्सेसफुल, क्योंकि इंडिया जो है रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता चाइना के जैसे। तो जो ट्रेड आईपी राइट्स है वो प्रोटेक्शन इंडिया में है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे जो सिस्टम्स है वो एक तरह से प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम दिस आईपी थेफ्ट। एक और एक चीज मेरा ये मानना है कि ये जब ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारत के अंदर बनेगा, उसके बाद भारत विल बी इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल फ्यूचर पॉसिबल वॉर, और इसे बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है पाकिस्तान और चाइना को। इनफैक्ट अगर इतनी सारी कंपनीज भारत के अंदर आ जाती है तो चाइना जो है हम भारत की तरफ जो पोस्टरिंग करता है वो एक रिकंसिलेटरी हो जाएगा। मोदी जी का यही प्लान है कि भारत के अंदर सारी कंपनीज को बुला लें, यहाँ पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस पार्टनरशिप्स करके वो भारत की जो साख है वो विश्व स्तर में बढ़ाना चाहते हैं। अब ये देखिए जितनी भी कंट्रीज आ रही है सबके साथ ट्रेड और डिफेंस दोनों ही चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है, पर उनके साथ अब हम डिफेंस पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं। तो ट्रेड एंड डिफेंस आर नाउ इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड आफ्टर वेनेजुएला। ये लोगों को समझ में आ गया है, और इसके कारण एक्सेलरेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वेपन सिस्टम्स वो भी बढ़ने वाला है। आने वाले बजट में 20% डिफेंस हाइक आ रहा है फॉर वेपन सिस्टम्स। तो ये चीज बताया जाता है कि भारत जो है खुद की डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करेगा और फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी करेगा। ये बहुत बड़ा। उमेश जी मैं चैलेंज पे आना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पहले पार्ट में किया है कि कैसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट में ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, इंडिया के भी एफर्ट्स हैं और ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं कि यूएस अपना रोल चेंज कर रहा है 80 साल बाद। पर इसमें स्ट्रक्चरल जो चैलेंज मैं देखता हूँ वो दो हैं कि यूरोप किसके साथ डिफेंस डील्स करेगा। दो ही कंट्रीज आउटसाइड यूएस के पास कैपेसिटी है, रशिया, चाइना। इंडिया की इमर्जिंग कैपेसिटी है, अगर मैं इसको ठीक तरह से असेस कर रहा हूँ। और रशिया के साथ यूरोप का हिस्टोरिक डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि लैंड मास सेम है, तो वो स्लीपिंग बेयर कब जाग जाएगा, कब कैप्चर कर लेगा, तो रशिया के साथ तो वो ज्यादा नहीं कर सकते, इमीडिएट थ्रेट है। तो दो ही कंट्रीज बची, चाइना एंड इंडिया। तो अब चाइना से कितनी थ्रेट देखते हैं कि चाइना और यूरोप का डिफेंस पैक्ट वर्सेस इंडिया और यूरोपियन देशों का डिफेंस पैक्ट, इसको थोड़ा चाइना इंडिया पर्सपेक्टिव से कीजिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश की गलत पॉलिसी की वजह से चाइना ने बहुत लीप ली 80s से लेके। क्या डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर यूरोपियन वर्ल्ड जब अमेरिकन अम्ब्रेला से, अमेरिकन पार्टनरशिप से डी रिस्किंग कर रहा है, 80 साल तक उसने डी रिस्क नहीं किया, तो उसमें कितना चैलेंज है इंडिया के लिए चाइना फैक्टर इन डिफेंस? प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, लड़ाई की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं बोल रहा हूँ चाइना जो है भारत के सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा, वो सस्ती कॉपी बना के यूरोपियन इंडस्ट्रीज जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको डुबो देगा। इसके लिए आप ये देखिए फ्रांस, जर्मनी और
स्पेन जैसी कंट्रीज जो है वो भारत के साथ वो अपने ट्रेड रिलेशंस और डिफेंस रिलेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भारत की रिलायबिलिटी के ऊपर मालूम है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ द लॉ है, शेयर्ड वैल्यूज है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है। चाइना भले ही हमसे बहुत कोर्ट बड़ा बहुत सिस्टम्स हैं। आप फॉरेन कंपनी भी जेवी करता है, मैं बता देता हूँ दर्शकों को, और ये स्ट्रेंथ है भारत की। बहुत लोग कहते हैं हमारे कोर्ट्स के बारे में, आपका अगर जेवी है या क्लॉजेज है, कोर्ट उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है। चाइना की तरह नहीं है कि भैया टाटा सी यू बाय बाय कुछ भी लिख दिया हो। यहाँ पे आपको इंजंक्शंस मिलती हैं, स्टे मिलते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस होती हैं हमारे देश में, आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल क्लॉजेज हैं, तो वो प्रॉपर कंप्लायंट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है भारत में। आप देख लीजिए, अमेरिका की कंपनी है टेस्ला, उसने जब उसने चाइना में गीगा फैक्ट्री बनाई, चाइना ने बीवाईडी को प्रमोट किया। आज बीवाईडी जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर बन चुका है। तो ये एक तरह से थ्रेट है, सबको मालूम है कि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए कोई भी चाइना के साथ जो है अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। चाइना के साथ अगर आपको कंपोनेंट बनाना है या मटेरियल बनाना है कुछ स्पेसिफिक, वो भले ही हम उनसे सोर्स कर सकते हैं, बाकी अगर जनरली टेक रिलेटेड कुछ नहीं होने वाला है। पर ये आपके मुताबिक, क्योंकि मेरे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्सपोर्ट की बात की, 2013 तक भारत 600 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा था डिफेंस के अंदर, अब कह रहे हैं 24-25 हजार कर रहा है। इतना क्वांटम जंप है और ये एक्सेलरेट ही हो रहा है। क्योंकि मैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल का एग्जांपल देता हूँ। एप्पल ने आया था, सोचा था मेरा ये टारगेट है, उसको उसने 27 तक करना था, 25 में अचीव कर दिया। कितनी जॉब क्रिएट हुई है उसके अंदर। तो वो वाले के कॉन्टेक्स्ट में अपना जो सिर्फ एक रिस्क फैक्टर ऑन दिस पाथ अपेयर्स टू बी चाइनाज डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस टाई अप। पर आपको ये सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं लग रहा जैसे आप कह रहे हैं? आपके हिसाब से ये एकदम इग्नोर हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो लीगल मैकेनिज्म है उससे वर्ल्ड सीख चुका है कि इनको कुछ देना, इनको परमानेंटली देना है, दे डू नॉट ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली देखिए, भारत के पास स्केल है, कैपेसिटी है, और जो कॉस्ट है, जो रिलायबिलिटी और कॉस्ट है, रिसोर्सफुलनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों ही इन्वॉल्व है। भारत को रियल कंपटीशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफेंस सेक्टर सिर्फ दो कंट्रीज दे सकती हैं, एक तो है साउथ कोरिया, दूसरा है टर्की। साउथ कोरिया के यहाँ पे जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक तरह से डिक्लेयर्ड अमेरिकन एलाई है। टर्की के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दोनों जगह खेलता है, वो रशिया के साथ भी जाता है, वो ईयू में, वो नेटो का भी मेंबर है। इसके लिए जो ईयू है टर्की को भी ट्रस्ट नहीं करता, और टर्की के थ्रू जो जितना भी लार्ज इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो टर्की के थ्रू हो रहा है ईयू के अंदर। तो ये मेरा मानना है कि भारत एक तरह से सेफ बेट है। देखिए, भारत के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो है कंप्लायंट, हम एक तरह से ट्रस्ट निभाते हैं, हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। जबकि टर्की का कोई भरोसा नहीं है, वहां पर उसने हागिया सोफिया जो मॉस्क था, जो चर्च था, उसको मॉस्क में बदल दिया है। तो ये एक चीज वेस्टर्न कंट्रीज जान चुके हैं। और फ्रांस तो अभी ऐसा है कि वो भारत की जो आर्टिलरी सिस्टम है, जो भारत फोर्ज बनाता है, उसको इंपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। जर्मनी अपनी स्ट्राइकर जो उनके टैंक्स है, उनके लिए जो 155 शेल्स है वो भारत से ले रहा है। और बताया जाता है कि देश के अंदर अदानी और रिलायंस जो अनिल भाई ग्रुप की है, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के लैंड ले चुके हैं, वहां पर प्रोडक्शन चालू कर दिया है, और इसके अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अदानी ग्रुप ने भी बोल दिया है कि वो 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और अदानी ग्रुप ने स्वीडन की एक कंपनी के साथ फाइटर जेट्स की एक तरह से पार्टनरशिप भी बनाई है। रफाल जो है, भले ही एक तरह से आप समझ लीजिए हम उनके साथ अभी बढ़ रहे हैं, पर भारत रफाल के ऊपर भी एकदम से भरोसा नहीं कर रहा है, उसका भी ऑल्टरनेटिव निकाल रहा है। वो ग्रिपेन जो है फाइटर जेट्स जो स्वीडन बना रहा है, उसको भी लेके आ सकता है फ्यूचर में। तो एक तरह से जब आपके पास लेवरेज होता है, देन यू आर एबल टू प्ले योर गेम वेरी शार्पली। अभी साफरान के साथ हम डील कर रहे हैं, पर रोल्स रॉयस जो इन फाइटर जेट इंजन बना रहा है, वो भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। उनको भी मालूम है कि आज हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फ्यूचर में मिल सकता है, इसके लिए भारत के अंदर हम पहले ही कमिटमेंट डाल देते हैं।
तो ये सब चीज बताती है कि एवरीबडी वांट्स टू पेयर विद इंडिया, पार्टनर विद इंडिया एंड ग्रो विद इंडिया। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसके कारण हम इनके साथ रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। दिस विल बी अ विन विन पार्टनरशिप फॉर एवरीवन। 26 जनवरी को आ रहे हैं मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, और जैसे आपने बताया ट्रेड डील के अंदर बहुत बड़ा एक सब टेक्स्ट है मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स, जो इंडिया को एक शक्ति, एक पावर हाउस, एक सुपर पावर बनने के जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेड के साथ डिफेंस की तरफ ले जा रहा है। थैंक यू उमेश जी फॉर योर टाइम। ये सारा इशू कवर किया। 26 की डील के बाद दोबारा एक बारी बैठेंगे कि क्या क्या गया, क्या हिट्स हुए, क्या मिस हुए, एनालाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय सिया राम।